पड़ेगा क्योंकि मैं बेस वेरिएंट एक्चुअल में चला रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन आर नाइस, पॉट होल्स आप कवर करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप मान लो कि 20-25 की स्पीड में पॉट होल को अगर कवर कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो थर्ड नॉइज जो है वो गाड़ी के अंदर तक ऐसी नहीं आती कि आपको लगे, कानों को महसूस हो या हर्ट हो, आपको लगे कि सस्पेंशन जो है वो हर्ट हो रहे हैं। इस तरीके की नहीं है, काफ़ी ठीक सस्पेंशन है इसके, ना सॉफ्ट ना हार्ड, बिल्कुल अच्छा एमेलगम जो जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर दिया गया है। मेरे पैर भी जो है वो काफ़ी स्पेस, यहाँ पर देखो बिल्कुल स्पेस मिल रहा है मुझे गाड़ी को चलाते टाइम, कोई भी ऐसा समस्या यहाँ पर भी नहीं आ रही है। और आप देखोगे कि A, B एंड C तीनों ब्रेक पेडल जो हैं उनके बीच में डिस्टेंसेस काफ़ी है। इवन अगर मैं बेस वेरिएंट भी ले रहा हूँ ना तो मुझे एक डेड पेडल मिलता है, तो मैनुअल में भी मुझे डेड पेडल मिल रहा है। हालांकि जब आप इसके गियर या ट्रांसमिशंस की बात करते हो तो एक ही ट्रांसमिशन इसमें अवेलेबल है और वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलेगा, 6 स्पीड मेरे ख्याल में डीजल में है। 2 इंजन ऑप्शंस के साथ में ये गाड़ी आती है। मैं जो चला रहा हूँ वो एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, तो 3 सिलेंडर्ड है एंड ये प्रोड्यूस करता है 85 bhp की पावर। एंड आप अगर इसकी पावर फिगर्स भी देखोगे ना पेट्रोल में तो 6000 आरपीएम तक जाते हैं। जो टॉर्क है वो 1250 से 3000 या 3500 आरपीएम के आसपास तक फॉल करता है, जिसकी वजह से इसका जितना भी टॉर्क है वो पहले ही खत्म हो जाता है। और एक लॉन्ग थ्रो यानी कि इसका आरपीएम रेंज जो है वो तो काफ़ी अच्छी है, यानी कि बॉटम एंड इसका काफ़ी ठीक है, मिड एंड भी ओके है, बट टॉप एंड जो है वो एकदम खत्म हो जाता है। मतलब वहाँ पर मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। आप कितना भी रेव करते रहो, इंजन को लगता है कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके ही वो डिलीवर करता है पावर एंड टॉर्क। तो उस वजह से आप जब हाईवेज पे इस पे उतारोगे 120 के पास जैसे ही आप करोगे तो वो पंच आपको नहीं मिलेगा। वो जो आपको पंच चाहिए होता है हाईवेज पे कि वो आपको एकदम से डिलीवर करे, 150 तक पहुँचाए, 160-70 तक पहुँचाए, वो यहाँ पर तकरीबन मिसिंग सा ही नज़र आपको आने वाला है। यस, सीटिंग कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है। एक जो पोजीशन मुझे मिली हुई है ना राइड करते टाइम, वो भी काफ़ी सही है, मतलब मैं अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। और अगर मैं एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना तो ये गाड़ी लगभग हर एस्पेक्ट्स पे जो है वो खरी उतर जाती है। तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जेन्युइन गाड़ी है, बट एक एंथुजियास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इसका डीजल इंजन ज़्यादा फेवरेबल होता, या फिर आप इसी का नेक्सॉन वाला टर्बोचार्ज इंजन अगर इसके हाइयर एंड्स में ऑफर कर देते, जैसे कि बलिनो ऑफर करती थी RS में, या बलिनो इनफैक्ट जो SHVS वेरिएंट आता है उसका सेमी हाइब्रिड वाला, उसमें भी आपको जो वो एक 88 bhp वाला इंजन ऑफर करती है। या फिर अगर मैं आने वाली i20 की बात करूं तो वो भी एक 1.0 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आती है, या ग्रैंड i10 एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आती है, और एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ में आती है। तो ये अगर आती तो थोड़ा सा मज़ा आता उसको चलाने में भी, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस इस गाड़ी से एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी और ये कहीं ना कहीं फुलफिल भी कर पाई उसको। लेकिन एक जो इंजन की कमी यहाँ पर थी ना, पेट्रोल इंजन की कमी, वो अभी भी मुझे लगता है कि एक टर्बोचार्ज इंजन के आने के बाद ही पूरी होगी। तो अगर वो टर्बोचार्ज इंजन इसके अंदर आ गया, मज़ा आ जाएगा। आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बाय दिस कार, तो तब जाकर बेहतरीन बात जमेगी। बाकी तो स्पीडोमीटर और टेकोमीटर जो है वो काफ़ी क्लियर हैं और विजिबल हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में MID दी ही गई है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्लास्टिक क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव हुई है, नॉट दी बेस्ट बट स्टिल इट इज़ इम्प्रूव्ड। और यहाँ पर भी जो है वो मेटेलिक सरफेसेस दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये तो सिटी पे हो गए। अगर मैं इसी को इको मोड पे डाल दूँ तो हल्का सा अंतर आपको नज़र आएगा, ये मामूली सा ही अंतर है, मतलब शायद आप इसको नज़रअंदाज ही कर लो, ये इतना फ़र्क नहीं डालती गाड़ी के ऊपर। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स भी है कि ये सेकंड गियर में हल्की सी अटकती है, जो कि मुझे भी एक्चुअली फील हुई है। और हल्की सी अटकती है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आप डिसीजन मेक कर सको। जैसे कि अभी मुझे स्पीड ब्रेकर और मुझे सेकंड गियर पे डालना है, तो वो हल्की सी टक जो है वो, जो मेरा फोर्स जो लग रहा है सेकंड गियर को डालते टाइम, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली और गियर्स को डालते टाइम। तो ये कुछ इस तरीके की ड्राइव मैंने आपके सामने कवर की है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करना, और क्या। बाकी तो इसके लुक्स ज़रा चेकआउट कर लेते हैं कि बेस वेरिएंट में कैसे लुक्स ही ऑफर कर रही है गाइस।
गाइस ड्राइव आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या खामियां हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। अब मैं आपको डिजाइन की तरफ लेके चलता हूँ। आई नो दिस इज सो फार द बेस्ट लुकिंग कार राइट नाउ, और अभी ये इलीट i20 से compete करती है। बलिनो ऑलमोस्ट आउटडेटेड अब लगने लगती है, एंड इसके जो एजाइल लुक्स है ना वो काफी एग्रेसिव आपको अपील कराने वाले हैं। इवन इसके बेस वेरिएंट में ना कंप्लीट जो हेडलाइट यूनिट है वो आपको ब्लैक एंड दी गई है, तो ये काफी सही लगती है। और 2 सेक्शंस दिए गए हैं एक्चुअली इसके, और आप देखोगे टर्न इंडिकेटर जो है ना वो राइट साइड में दिया गया है। हालांकि जब आप इसके टॉप ट्रिम खरीदोगे तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर और एलईडी डीआरएल जो है वो फॉग लैंप में यूनिट पे डली हुई ही नजर आती है। कुछ इस सेक्शन में एलईडी डीआरएल आ जाती है और यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट की हाउसिंग दी गई है। क्योंकि ये XE वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि फिट एंड फिनिश यहाँ पर ओके है, और यहाँ पर भी ठीक ठाक फिट एंड फिनिश दी गई है। एक्सटीरियर के फिट एंड फिनिश से मैं काफ़ी ऐसा लगेगा आपको कि हाँ काफ़ी इंप्रेस्ड आप रहोगे। और नीचे वाली प्रोफाइल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी देखोगे कि लाइंस दी गई हैं, कैरेक्टर्स एक्चुअली निकालने की कोशिश की गई है। और इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो 2 एयर डैम्स दिए गए हैं, ये बड़ा एयर डैम है, ये छोटा एयर डैम है, और यहाँ पर जो है वो हनीकॉम स्ट्रक्चर दिए गया है। ये जो पियानो फिनिशिंग है ये ऑल अक्रॉस द हेडलाइट यूनिट है, लेकिन स्प्लिट किया गया है इसको, यानी कि 3 सेक्शन में स्प्लिट किया गया है। हेडलाइट यूनिट, ग्रिल एंड एक और हेडलाइट यूनिट, यानी कि 3 सेक्शन में इसको स्प्लिट किया गया है। टाटा का बड़ा सा लोगो गाइस बिल्कुल बीच में नजर आता है, और यहाँ पे जो है वो आप देखोगे क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा नीचे अगर मैं लेके चलूँ तो टोइंग हुक की स्पेस आपको यहाँ पर दी गई है। ऑब्वियसली ये निकाला जाएगा, इसके अंदर जो है वो मैकेनिकल कंपोनेंट लगा हुआ है जिससे आप खींच सकते हो गाड़ी को। यहाँ पर भी आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा एयर डैम दिया गया है एंड अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। एक्चुअली 165 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि सिटी यूज़ के लिए काफ़ी डिसेंट है। आप पॉट होल्स कवर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं आएगी। देखो साइड प्रोफाइल में जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसके टायर साइज़, और ये इसलिए क्योंकि प्रीमियम हैचबैक में आप बलिनो देखो या इलीट i20 देखो तो उसके लोअर सेक्शंस में, बलिनो में भी इनफैक्ट 185 प्रोफाइल मिलते हैं, लेकिन इसके लोअर सेक्शन में 165 दिए गए हैं, जो कि एक्चुअली सिलेरियो या वैगनार या टियागो के कंपैरिजन के हैं। तो छोटे टायर साइज आपको यहाँ पर मिलते हैं, और कितने ये थोड़े स्किनी तो लगते हैं, बट हाँ जब आप इसको ड्राइव करोगे तो बहुत ज़्यादा महसूस ऐसा नहीं करोगे कि हैंडलिंग इसकी वजह से जो है वो कम हो पा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिस्टन के टायर यहाँ पर दिए गए 165, 80 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं। सैडली आई वाज एक्सपेक्टिंग 16 इंचेस के आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपके कंफर्ट एंड हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं द मोमेंट यू इंक्रीज द टायर साइज और द रिम साइज। यहाँ पर भी प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, इनफैक्ट बेस वेरिएंट में भी, ताकि यहाँ पे रस्ट वगैरह ना लग जाए। मैकफर्सन स्ट्रट आपको फ्रंट में मिलता है, एंड पीछे टॉर्शन बीम या टॉर्शन कॉइल जो भी आप इसको कहना चाहो वो यहाँ पर मिलेगा। फेंडर पे ही जो है वो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर नजर आएगा, ORVM में मेंशन्ड नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है ऑब्वियसली। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपका ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो तो यहाँ पर एक मिरर दिया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दी गई है उसमें, छोटा सा ही स्पेस है, बट स्टिल इट विल नॉट क्रिएट अ ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर। और बड़ा सा विंडो एरिया यहाँ पर आप देखोगे, पियानो फिनिशिंग यहाँ पर बड़ा सा पियानो फिनिशिंग जो है यहाँ पर दी गई है, जो पीछे तक जाती है। एक अच्छी बात ये है कि इस सेगमेंट में तो ऑब्वियसली पैसिव कीलेस एंट्री नहीं आती है। सो गाइस साइड प्रोफाइल में और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हाइट ठीक है, डिसेंट इनफ है, आपको अच्छा खासा हेडरूम दे देगी। यहाँ पर जो इसका पीछे का हैंडल ओपनर है या फिर ग्रैब हैंडल या वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये काफ़ी सही है और काफ़ी यूनिक है। आपको स्विफ्ट जैसा नज़र आएगा, या फिर कैसा जैसा कि शेवले बीट में आया करता था, कुछ उसी तरीके का डिजाइंड है, लेकिन काफ़ी सही लगता है। गाइस क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, यहाँ पर किसी प्रकार का एंटीना एज सच नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एंटीना का स्लॉट दिया गया है, और एंटीना एज सच आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। पीछे चल लेते हैं, पीछे क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रा चेकआउट करते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर ऊपर देखने को नजर आएगी, बिल्कुल टियागो जैसे इंस्पायर्ड जो है वो ब्लैक एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ऑब्वियसली डिफॉगर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन ब्लैकआउट किया गया है पूरा ये वाला पोर्शन, जो इसको 3/4 मैं कह सकता हूँ कि 3/4 पोर्शन जो है वो पूरा ब्लैकआउट किया हुआ है। यहाँ पर भी आप जो है वो ब्लैकआउट ही टेल लाइट यूनिट नजर आएंगी। हालांकि यहाँ पे हेलोजेंस का यूज़ किया गया है, चाहे वो पीछे की रिवर्स लाइट हो या फिर टर्न इंडिकेटर्स हो। एल्ट्रोज की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी, टाटा की बैजिंग भी आपको यहाँ पर कुछ देखने को नजर आएगी। थोड़ा सा नीचे अगर आप चलोगे, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, यहाँ पर आपके पार्किंग सेंसर्स दोनों तरफ ही देखने को नजर आने वाले हैं। नीचे भी अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर्स काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, एंड यहाँ पर कुछ डिफ्यूज़र जैसा डिज़ाइन कुछ देने की कोशिश की है। ऑल्दो दीज आर नॉट डिफ्यूज़र, प्रॉपर डिफ्यूज़र ये नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे हैं।
ओवरऑल अगर पीछे के स्टांस आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी आपको लगेगी। एक एक्चुअली मैं चीज़ बताना भूल गया, जो उसके स्टील व्हील्स है ना, इनके अभी तक आपको व्हील कवर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हल्के से ना पॉपअप किए हुए हैं, हल्के से बाहर हैं, तो इसलिए आपको जो 14 इंचेस के व्हील कवर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। एनीवे मैं आपको बूट स्पेस ज़रा चेकआउट करा देता हूँ। 345 के आसपास जो है वो उसका बूट स्पेस है, जो कि सेकंड दी मोस्ट है, सेकंड सबसे ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पर है। किसी प्रकार का सेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया कि ये 60:40 में स्प्लिट हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी लोडिंग लिप आपको देखने को नजर आएगी, यानी कि सामान जब आप निकाल रहे हो या डाल रहे हो तब आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। एंड अगर आप देखोगे बूट स्पेस भी, तो वो एकदम प्लेन नहीं है, सेक्शन किए गए हैं, जैसे कि इसमें स्पेयर व्हील रखा जाएगा, तो प्रॉपरली सेक्शन आउट नहीं किया गया, जिसकी वजह से अनइवन सर्फेसेस ज़रूर यहाँ पर आ जाते हैं। 2 वॉल्स आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में सस्पेंशन की नज़र आएगी, और यहाँ पर भी अगर पार्सल ट्रे रखने के लिए स्पेसिंग दी गई है। ऊपर भी जो है वो जितने भी केबल्स हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंटली उसको पीछे हाइड किया गया है, और रिक्वेस्ट बटन आपको यहाँ पर मिलता है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी एक और ग्रैब हैंडल मिलता है जिससे कि आप इजीली इसको बंद कर सको। इंटीरियर चेकआउट करते हैं गाइज, और इंटीरियर सो गाइज मैं इनग्रेस करता हूँ अभी, और पहले आपको इनग्रेस कर ही दिखा देता हूँ। सो बहुत ही 1 स्टेप इनग्रेस है इसका, थोड़ा नीचे ही है, प्रोफाइल ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इनकेस आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो एज्ड हैं थोड़े से, तो उनको कुछ भी मशक्कत है सच नहीं होने वाली। यहाँ पर भी अगर आप डोर देखोगे तो ये 90 डिग्री के उसमें खुलता है, 90 डिग्री के एंगल पे खुलता है, जो कि इस सेगमेंट में वाइडेस्ट है गाइज, और काफ़ी सही है ये, क्योंकि आपको सामान वगैरह अगर ऐसा निकालना हो डालना हो तब कोई समस्या नहीं आती। यहाँ पर भी आपको डुअल ट्रीटमेंट ही देखने को नज़र आएंगी। कुछ इस तरीके का इसका जो है वो आपको नज़र आने वाला है डोर ओपनर। यहाँ पर स्पीकर एंड ट्विटर के जो है वो स्पेसिंग दी गई है। बॉटल होल्डर के लिए काफ़ी बड़ी जगह रखी गई है, ये देखो गाइस, काफ़ी बड़ी जगह यहाँ पर बॉटल होल्डर की है। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है, एंड विंडो के जितने भी कंट्रोल्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। किसी प्रकार का फेदर टच ऐसा नहीं है, पूरा प्लास्टिक ही है। अब गाइज मैं यहाँ पर देखूँ तो केवल आपको रिक्लाइन और इंक्लाइन कर सकते हो, उसके साथ में आप जो है सीट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये 4 वे एडजस्टेबल है, 6 वे एडजस्टेबल नहीं है। स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो आपको बहुत बेसिक मिलेगा, इसके अंदर कोई भी कंट्रोल्स आपको एज सच देखने को नहीं मिलने। यहाँ पर अगर आप देखोगे की होल में भी इल्यूमिनेशन दी गई है, जो कि अच्छी चीज़ है, बेस वेरिएंट से ही मिल रही है, और कुछ इस तरीके की इसकी की फॉब है। सो आप थोड़ा सा नजर डाल सकते हो, सिंपल की फॉब है, बिल्कुल बेसिक्स ही आपको लगेगी। और यहाँ पे अगर मैं डालूँ तो ये देखिए, ये पैनल जो है वो काफ़ी फिट एंड फिनिश उसकी काफ़ी अच्छी दी गई है। कुछ स्टोरेज यहाँ पर भी दी गई है ताकि आप इजीली सामान रख सकें। अब मैं दूसरे एंगल से आपको जो है वो इंटीरियर चेकआउट करवाता हूँ। सो गाइज अब इंटीरियर्स में आप देखोगे तो बहुत ही बेसिक है, कुछ भी आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम या म्यूजिक सिस्टम ऐसा सच नहीं मिलने वाला। इवन जो कलर कंट्रास्ट भी आप देखोगे तो ब्लैक ही है, और यहाँ पर भी लेकिन सेम यूज़ किया गया जो आप टॉप ट्रिम में यूज़ करते हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार की इल्यूमिनेशन लाइट नहीं है। इनफैक्ट आपको IRVM भी जो है वो काफ़ी बेसिक मिलता है, इसमें डे एंड नाइट IRVM भी नहीं दिया गया। ये लाइट ऑन ऑफ का जो बटन है ना, ये बेस वेरिएंट में काफ़ी डिस्टर्बिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखोगे कि हमेशा ऑन रहेगा, मतलब इसका कोई मोड नहीं है कि आप इसको कभी डोर पे डालें या ऑफ पर डालें। इसका एक ही मोड है, इनकेस आपने दरवाजे दोनों खोले हुए हैं तो ये ऑन ही रहेगा, दरवाजे बंद होने के बाद में ऑन ऑफ हो जाएगा। और आप ये देखोगे कि इसको ऑन ऑफ अगर आपको गाड़ी के अंदर रहते हुए करना है तो आपके दरवाजे सारे बंद होने चाहिए, तभी ये ऑन ऑफ हो सकता है। दैट मीन्स कि आप इसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सनवाइज़र आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा, कार्ड होल्डर यहाँ पर, और फिलहाल मैं इसको अंदर कर देता हूँ। यहाँ पर जो सन होल्डर है उसमें किसी प्रकार का कार्ड होल्डर भी नहीं दिया गया, बहुत बेसिक है। ग्रैब होल्डर हालांकि यहाँ पर आपको देखने को नज़र आ जाएगा। कैविटी दी गई है ताकि आप इजीली यहाँ पर सामान रख सकें। अच्छी बात ये है कि बेस ट्रिम से ही आपको जो है वो इको मोड या फिर डिफरेंट मोड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का DC सप्लाई आपको यहाँ पर मिलता है, और ये कुछ कैन होल्डर्स आपको दिए गए हैं। एंड यहाँ पर जो है वो पार्किंग हैंडल जो है वो दिया गया है, फिर हैंड ब्रेक दिया गया है। एक्चुअली आप देखोगे कि जैसे ही आप इसका ग्लव बॉक्स खोलोगे तो आपको काफ़ी शॉक न लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है गाइस। और एक्चुअली आप स्टिल कार को ना इसको यूज़ भी कर सकते हो, यहाँ पर 2 ग्लास रख सकते हो, या इनकेस आपके पास में कुछ सामान है जो आप रखना चाहते हो, मार्कर्स वगैरह हैं, पैसे हैं, वो आपको यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस, आपको काफ़ी डीप स्पेस मिल जाती है।
ऑब्वियसली ये टॉप ट्रिम में जो है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स बन जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसका ग्लव बॉक्स। और टाटा हमेशा अपने स्पेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ियां बनाता है। बहुत छोटी छोटी जगह आप देखोगे कि इतने सारे सामान हो जाते हैं जहां पर आप रखो, चीज़ें रख सको और गाड़ी प्रैक्टिकल सी फील होने लगती है। अभी फिलहाल अगर मैं इन सीट्स की बात करूं तो काफ़ी कुशनी सीट्स हैं, हालांकि मैंने ड्राइव में भी ये पोर्शन कवर कर दिया था, लेकिन पोजिशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी हाइट मुझे यहाँ पर मिल जाती है। पीछे चलते हैं गाइज, पीछे क्या क्या स्पेस है वो ज़रा। सो गाइज अब रियर सीट में हम लोग इनग्रेस करते हैं, और यहाँ से अगर मैं इनग्रेस करूँ तो सिंपल वन वे इनग्रेस है, कोई ऐसा यहाँ पर भी समस्या नहीं होती है। मैं यहाँ से थोड़ा सा सामान हटा देता हूँ। फ्लोर हम देखिए गाइज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्लोर हम है जो इस सेगमेंट में नहीं मिलती है। तो ऑब्वियसली जब आप तीसरा पर्सन यहाँ पर बैठ रहा है तब ज़रा थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है। लेग रूम इज़ नाइस, काफ़ी अच्छा लेग रूम है, ये एलीट i20 से ज़्यादा है बट बलिनो से कम है। और शोल्डर रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को नज़र आता है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो मेरा हेडरूम है वो भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 उंगलियाँ ही मेरी यहाँ पर जो है वो बचती हैं। तो इनके हिसाब 6 या 6 से ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा में एक्चुअली थोड़ी सी तकलीफ आपको यहाँ पर हो सकती है। ग्रैब हैंडल अच्छे से दिए गए हैं, कुशनी सीट्स आपको मिलती हैं, अंडर थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट नाइस, क्वाइट इंप्रेसिव, एंड रिक्लाइन एंगल जो है वो हल्का सा स्ट्रेट है। तो आप बैठोगे इसमें तो थोड़ा सा स्ट्रेट बैठोगे, थोड़ा सा पीछे होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। इनफैक्ट ये जो हेड रिस्ट्रेंट्स हैं ये भी टाटा के ऑलमोस्ट, पिछली बार जब मैं टाटा टियागो को एक्चुअली रिव्यू कर रहा था तो वो भी कुछ इसी तरीके से यूज़ हो पा रहे थे, तो कुछ खास यहाँ पर नहीं है। पीछे जो है वो आपको इस वाले वेरिएंट में तो किसी भी प्रकार का आर्मरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन जब आप टॉप ट्रिम्स में जाओगे तो ज़रूर एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं स्पेस की बात करूँ, यहाँ पर विंडो भी देखो, अगर आप देखोगे तो ये मैनुअल ही विंडोज़ हैं, ये आपको जो है मैनुअली ही नीचे रोल डाउन करनी पड़ेगी। ओवरऑल स्पेस अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट स्पेस है, आप खुश नहीं हो सकते, लेकिन इट इज़ ग्रेटर दैन एलीट i20 और जैज़ और बलिनो से। ऑब्वियसली इसका जो स्पेस है वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि कम है, बट यस इट इज़ मार्जिनेबली गुड। और अगर आप लंबी ट्रिप कर रहे हो तो 2 लोगों में कोई समस्या नहीं होगी, 3 लोग थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक यहाँ पर फील करें। सो गाइस एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ कि कैसी है, प्लीजेंट है कि नहीं है। मैं गाड़ी सो गाइज ये जो आपने अभी एग्जॉस्ट नोट देखी है 3500 आरपीएम तक ही है, बिकॉज आरपीएम लिमिटर यहाँ पे हर एक गाड़ी, अक्सर गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। सो केवल यही रीज़न है कि इस वजह से एग्जॉस्ट नोट जो है वो कम सुनाई देती है। सो गाइज अब आपको इंजन बे ज़रूर चेकआउट करा देता हूँ, क्योंकि वही पार्ट हमारा जो है यहाँ पर बचा हुआ है। और कुछ इस तरीके से इंजन बे इसके हर एक गाड़ी की तरह ही देख। सो बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं कह सकता, बट हाँ काफ़ी वेट फिर भी इसके अंदर है। हैरियर का वेट जो है वो शायद आप एक हाथ से उठा भी ना हुआ, हैरियर के अंदर बहुत वेट है इसके बोनेट में। और यहाँ से मैं लगा देता हूँ पहले से। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो भर भर के स्पेस दी गई है, एयर पॉकेट बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि शायद ही कोई होगा कि ऊपर से नीचे तक जो अपना हाथ शायद मैं ज़मीन तक भी टच करा दूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा एयर पॉकेट दिया गया है, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली आपको मेंटेनेंस के टाइम मिलता है। मैकेनिक जितने भी होते हैं उनका हाथ ईजिली मूव हो जाता है, और कूल बहुत जल्दी हो जाता है इंजन, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, क्लस्ट्रोफोबिक नहीं होता, वो रूमी सा भिचभिचा सा नहीं लगता इंजन, जिसकी वजह से एयर कन्वेक्शन जिसको कहते हैं वो बहुत इजीली हो जाता है, या हीट कन्वेक्शन जिसे कहते हैं वो बहुत इजीली हो जाता है। टाटा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखोगे, और ये वही वाला इंजन है जो एक्चुअली आप नेक्सॉन में देखते हो, बट डी टर्बोचार्ज्ड, और या फिर हम कहें कि टियागो एंड टिगोर वाला ये इंजन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ऑब्वियसली, और तो मैं थोड़ा बहुत इसको क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ टाइम पर और बाकी तो और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैं एयर फिल्टर दिखा सकता हूँ। ये बैटरी का सेटअप है, आप ABS की यूनिट्स यहाँ पर देख सकते हो, फाउंडेशन यहाँ दी गई है, रेडिएटर इस तरफ, उसके पीछे जो है वो कंडेंसर यूनिट दी गई है, ऑयल फिल्टर इसका यहाँ पर, आई गेस दिस वन इज़ ऑयल फिल्टर जो यहाँ पर आप देखोगे, और यस टाइमिंग बेल्ट्स वगैरह इधर सब, ऑल्टरनेटर यहाँ सब चीज़ें दी गई हैं। तो प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। इंसुलेशन भी इनफैक्ट दी गई है ताकि इसकी जो कमियां हैं NVH जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करा सकें। सो ये बेस वेरिएंट था गाइज, और मैंने लगभग सारी चीज़ें आपके साथ में कवर कर दी है। अब कंक्लूजन की सो गाइज अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्ट्रोज के दीवाने हैं या टाटा की कार्स के दीवाने हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई मैंने अपने दोस्त को ये गाड़ी दिलवाई थी कुछ
10-15 वीडियोस पीछे अगर जाकर आप स्क्रॉल करोगे तो इसका एक बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर मैंने शेयर किया था, वो जाकर आप देख सकते हो। वाई आई मेड माई फ्रेंड टू बाय दिस कार, उसका बजट टियागो का था, बट वाई आई लैंडेड हिम ऑन दिस कार, उसका रीजन बता देता हूँ। ये एक प्रीमियम हैचबैक है गाइज, यू गेट बेटर फीचर्स और लुक्स आपको बहुत प्रोमिनेंट मिलते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग लुक्स हैं इसके, देखोगे भी आप तो काफ़ी सटल लुक्स हैं, अग्रेसिव अपील करती है कंपैरेटिवली। तो व्हाई नॉट बाय अ कार जो एक्चुअली प्रॉमिसिंग हो अपने ना केवल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लेके, बट उसके अंदर फीचर्स भी कुछ ऐसे भरे हों। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाती है ओवर स्विफ्ट, अगर आप बेस वेरिएंट खरीद रहे हो या फिर ग्रैंड आई का बेस वेरिएंट खरीद रहे हो। तो व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर 10 और 20,000 मोर एंड बाय दिस वन। ये बेस वेरिएंट में बहुत ठीक ठाक, मतलब डिसेंट या फिर लाइवलीहुड के जितने भी फीचर्स होते हैं ना, वो सारे लेके आ जाती है। तो ऐसे केस में ये एक बहुत ही अच्छी गाड़ी यहाँ पर साबित होती है। टियागो का सेकंड वेरिएंट अगर आप खरीद रहे हो तो यू कैन बाय दिस वन। इग्निस का बेस या बेस से ऊपर वाला वेरिएंट अगर आप खरीद रहे हो तो यू कैन बाय टाटा। और ऑब्वियसली ड्राइव प्लेजर इसका काफ़ी अच्छा है। हैंडलिंग मैं ज़रूर कहूँगा, हैंडलिंग एंड सस्पेंशन आर सुपर्ब। आई कैन नॉट से दैट दिस कार इज हैविंग द बेस्ट इंजन इन इस सेगमेंट बिकॉज यू हैव द मोस्ट रिफाइंड इग्निस इंजन एंड फिगो का इंजन है आपके पास में। फिगो तो इनफैक्ट सेम प्राइसिंग पे आती है, 5.29 का एक शोरूम है उसमें, और उसका इंजन भी वे बेटर है इससे। बट ऑब्वियसली इट लुक्स मोर माचो और जो फीचर्स ये ऑफर करती हैं, तो इसलिए मेरे सजेशन लिस्ट में टाटा अल्ट्रोज हमेशा सबसे मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइज एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार।